नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिलाओं के संघर्ष की, उनके वोटिंग राइट्स के लिए, उनके वकालत के पेशे में आने के लिए, न्यायालयों में उनकी उपस्थिति के लिए उनका कितना बड़ा संघर्ष रहा, इस बारे में हम बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, जो 19वीं सेंचुरी में महिलाओं ने अपने हकों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, उस समय एक क्लॉज़ हुआ करता था ज़्यादातर स्टैट्यूट्स में, सभी जगह दुनिया में, ज़्यादातर देशों में, कि एनी पर्सन who has such and such qualification is entitled to vote or to take admission or to practice। अब ये बात उठनी शुरू हुई कि जो ये पर्सन क्लॉज है उसमें वुमेन इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। तो ब्रिटेन में जब ये केस आया 1869 में आया कि वहाँ पे तो वर्ड मैन यूज़ किया गया था, तो उसमें ये कहा गया था कि वैन जो है कि वहाँ पे भी एक सिमिलर क्लॉज था कि मैन इंक्लूडेड वुमेन और नॉट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैन जो है उस वर्ड में वुमेन इंक्लूडेड नहीं होती और उनको वोटिंग का राइट नहीं है, तो उनको वोटिंग राइट डिनाई कर दिया गया। फिर इसी तरह से फिर एक और केस आया, उसमें भी कहा कि नहीं, उनको वोटिंग राइट नहीं है। ये जो है कि ब्रेसफोर्ड वर्सेस होप वर्सेस लेडी सॉन्डर्स का केस था। अब जो लॉर्ड कर्जन थे, हमारे पुराने वॉइसराय, जो हमारे इंडिया में के वॉइसराय रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर ब्रिटिश की जनता को, ये ब्रिटेन की जनता को ये पता चलेगा कि वो जो है कि उनकी सरकार जो है वो महिलाओं के वोट से चुन के आई हुई है, तो वो अपनी सरकार की रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। बहुत ही एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट था, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट चला है आपका 1919 तक, जबकि ब्रिटेन की संसद ने सेक्स डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल एक्ट पास किया, तब तक चला। अब हम लोग यूएस की स्थिति भी देखते हैं। यूएस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अमेरिका में भी वो भी ब्रैडविल वर्सेस इलिनॉस का केस था 1873 में, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, स्टेट जो है मैरिड वुमेन्स को कोर्ट में प्रैक्टिस करने से एक्सक्लूड कर सकता है। और फिर माइनर वर्सेस हैपरसेट का केस आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाएं सिटीज़न हैं बट वो स्पेशल कैटेगरी की हैं और उनको वोटिंग राइट नहीं है, वो नॉन वोटिंग कैटेगरी की लिए मतलब सिटीज़न है। तो ये भी, इसको भी ख़त्म होते होते बहुत साल लग गए। और ये जब 19th अमेंडमेंट आया यूएस में 1920 में, जब वो मतलब 21 ईयर्स की ऊपर की जो महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया, तब तक ये प्रिवेल करता रहा हमारे देश में। जैसे कि हमारे देश में तो आज़ाद होते ही वुमेंस को राइट मिल गए थे, वोटिंग राइट, बट दुनिया में महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब लॉ में प्रैक्टिस के लिए मैं बताती हूँ कि एक बेल्वा लॉकवुड थी। तो बेल्वा लॉकवुड जो थी, उन्होंने एक नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल जो है, आजकल उसको जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल कहते हैं, वहाँ से उन्होंने लॉ किया 1873 में। लेकिन स्कूल ने उनको डिप्लोमा देने से मना कर दिया, इसलिए कि मेल जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। अब फिर उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनसे मतलब उनसे गुहार लगाई, और वो चूँकि वो वहाँ के एक्स ऑफिशियो जो है प्रेसिडेंट थे, तो इस वजह से उनको उनकी इंटरवेंशन से उनको डिग्री मिल गई। अब इसके बाद भी लॉकवुड की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। लॉकवुड जब प्रैक्टिस करने के लिए गई तो कोलंबिया के बार में तो उनको एडमिशन मिल गया, लेकिन जो मैरीलैंड की बार थी, फेडरल कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि जो मैरिड वुमेन है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती। अब वहाँ पे जो 1873 में जो जज साहब थे वहाँ पे मैरीलैंड कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वुमेन आर नॉट नीडेड इन कोर्ट, देयर प्लेस इन देयर होम टू वेट अपॉन देयर हस्बैंड, टू ब्रिंग अपॉन द चिल्ड्रेन, टू कुक द मील्स, मेक बेड्स, पॉलिश पेन। मतलब जाइए झाड़ू पोछा करिए, हस्बैंड और बच्चे देखिए, ये सब आप मतलब कोर्ट आपके लिए नहीं है। 1875 में जो वहाँ की फेडरल कोर्ट थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ विस्कॉन्सिन, ने कहा कि जो है कि डिस्कशंस आर हैबिचुअली नेसेसरी इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज़ अनफिट फॉर फीमेल ईयर्स। तो मतलब महिलाओं के लिए आर्ग्यूमेंट वगैरह ठीक नहीं है, और अगर महिलाएं आने लगेंगी तो लोग जो कोर्ट को लेके सीरियसनेस है ना, कि यहाँ पे बहुत सीरियस काम होते हैं, वो लोग कोर्ट को सिंसियरली लेना बंद कर देंगे। तो इस तरह के एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट ले लेके महिलाओं को प्रैक्टिस करने से रोका गया। लेकिन जो लॉकवुड थी, उन्होंने मतलब अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, वो संघर्ष करती रहीं, और अल्टीमेटली 1879 में कांग्रेस ने एक लॉ पास किया, और जिसमें उनको
मतलब महिलाओं को प्रैक्टिस करने का राइट दिया गया। और 3 मार्च 1879 को लॉकवुड जो थी फर्स्ट वुमेन लॉयर बनी यूएस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली। अब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका में 1909 में सैचले वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी का केस आया। उसमें कहा गया कि वुमेन आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड पर्सन। अब उन्होंने कहा कि वो अटॉर्नी नहीं बन सकती हैं, लेकिन फिर 1912 में फिर केप टाउन की हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वर्ड पर्सन में वुमेन इंक्लूडेड है। लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक चली नहीं, इसके अगेंस्ट अपील हुई और अपीलेट कोर्ट ने कहा कि वुमेन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड पर्सन और वो प्रैक्टिस करने का उनको राइट नहीं है। अब ये सारे जो यूरोपियन वर्ल्ड था उसमें इन सारे विवादों पे पर्दा कब गिरा, जबकि एक एडवर्ड्स वर्सेस अटॉर्नी जनरल का केस था। तो सुप्रीम कोर्ट की कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, फीमेल्स जो हैं वो जो हैं कि पर्सन वर्ड में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो इसकी अपील हुई प्रिवी काउंसिल में। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नहीं, फीमेल जो हैं कि वो बोथ सेक्सेस के लोग पर्सन शब्द में इंक्लूड होते हैं। और जो कहता है कि फ़ीमेल क्यों इंक्लूड होंगी, वो ये उनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि वाई नॉट, तो फीमेल क्यों नहीं इंक्लूड होंगी। तो इस तरीके से, लेकिन ये सिचुएशन आते आते क्या हो गया, 1929 हो गया। अब इंडिया के केसेस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया के केसेस में भी यहाँ भी कुछ पर्सन क्लॉज पे केसेस आए और कैलकाटा और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, मतलब पर्सन क्लॉज में वुमेन्स इंक्लूडेड नहीं होती हैं। और लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट फर्स्ट हाई कोर्ट बना जिसने जो है कि वुमेन को इंक्लूड किया। अब उन्होंने वुमेन को, कैरोलिना थी जिनको उन्होंने मतलब प्रैक्टिस करने का राइट दिया। कैरोलिना जो थी, उनके फादर जो थे वो बाय बर्थ जो थे वो पारसी थे, और लेकिन उन्होंने बाद में क्रिश्चियन फेथ अडॉप्ट कर लिया था। और कैरोलिना जो थी कि उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया लॉ, मतलब आर्ट्स की बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था और वो कॉलेज में फ़र्स्ट आई थी। तो इस तरह से वो इंग्लैंड में जाके पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के लिए इंटाइटल्ड थी, लेकिन उनको स्कॉलरशिप इसलिए नहीं दी गई बिकॉज़ वो वुमेन थी। अब जब ये मामला प्रिवी काउंसिल में पहुंचा, वहाँ पे इंग्लैंड की संसद में उठा, प्रिवी काउंसिल नहीं तो इंग्लैंड की संसद में उठा, तो फिर ये बात आम जनता तक पहुंची। तो इंग्लैंड की जो लेडीज़ थी उन्होंने प्राइवेटली चंदा इकट्ठा करके कैरोलिना के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया। कैरोलिना गई वहाँ पे और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वहाँ पे लॉ किया, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री नहीं दी बिकॉज़ वो वुमेन थी। इसके बाद कैरोलिना इंडिया आ गई, यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से वहाँ के चीफ जस्टिस ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको रोक दिया और कहा कि वुमेन्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू बिकम अ सॉलिसिटर। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे से फिर से लॉ की डिग्री ली। फिर उन्होंने कई जगह प्रैक्टिस करने की कोशिश की, बट उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी गई। तो कैरोलिना सोराबजी जो थी, उनके ब्रदर थे डिक सोराबजी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, तो वो उनके साथ यहाँ पे आ गई। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉयर्स की कई कैटेगरीज थी। एक थे बैरिस्टर्स होते थे, वकील होते थे। तो जो ये होते थे, ये ग्रेजुएट्स ऑफ लॉ होते थे किसी भी यूनिवर्सिटी से। हाई कोर्ट में एक प्लीडर एग्ज़ाम, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्लीडर एग्ज़ाम देना होता था। तो वकील जो थे वो डायरेक्ट क्लाइंट के कांटेक्ट में रहते थे। प्लीडर्स जो थे वो फिर वकीलों से वकीलों से जो क्लाइंट की एडवाइस जो होती थी, क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन, वो वकीलों के जरिए लेते थे। तो जो बैरिस्टर्स थे वो प्री ऑडियंस थे, जिसको कहते हैं ना कि क्लाइंट से उनका सीधा कांटेक्ट था। तो हाई कोर्ट उस समय जो एडवोकेट की डिग्री आज हम सब लोग को मिल जाती है, उस समय एडवोकेट की डिग्री सबको नहीं मिलती थी। जो बड़े प्रोमिनेंट वकील होते थे उनको जो है एडवोकेट की डिग्री दी जाती थी और उनको दिया जाता था, हाई कोर्ट देता था। और उस समय जो हाई कोर्ट में इनरोल होता था प्लीडर के लिए, वो भी हाई कोर्ट करता था। तो उस समय बाद में ये काम बार काउंसिल को दे दिया गया। तो जब कैरोलिना ने प्रैक्टिस करनी चाहिए तो उनसे कहा कि आप प्लीडर का एग्ज़ाम पास करिए। उन्होंने प्लीडर का एग्ज़ाम भी पास कर लिया, लेकिन फिर भी उनको इनरोल नहीं किया गया क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपना वोट उनके अगेंस्ट दे दिया। इसके बाद कैरोलिना के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने फिर एक लीगल एडवाइज़र की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। लीगल एडवाइज़र की पोस्ट उस समय क्या होती थी कि जो पर्दा नशीन लेडीज़ होती थी, उनकी जो भी मैटर्स होते थे कोर्ट में जाने के लिए, तो उनको किसी लेडी की ज़रूरत पड़ती थी।
तो इसलिए लीगल एडवाइज़र्स के लिए लेडीज़ अप्लाई कर सकती थी। तो और ये जो है कि बिहार, उड़ीसा और असम वगैरह में मतलब ये प्रथा थी, और यहाँ पे कलकत्ता में बेस्ड था ये कोर्ट, जहाँ पे आप लीगल एडवाइज़र्स हो सकते थे। फिर कैरोलिना को अल्टीमेटली वकील के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनरोल किया है 1921 में। कैरोलिना जिसको कहते हैं ना कि वो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन थी जो पर्सन क्लॉज में इंक्लूड होकर प्रैक्टिस करने के लिए आई। अब ये सारी चीज़ बाद में तो कोई प्रॉब्लम उठी नहीं, इसलिए कि लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन एक्ट 1923 पास हो गया। उसके बाद वुमेन्स को प्रैक्टिस करने का राइट मिल गया। तो ये जो हमारा हमें वोटिंग राइट मिला हुआ है, प्रैक्टिस करने का वैल्यूएबल राइट मिला हुआ है, तो वो इन महिलाओं के बड़े एक लंबे संघर्ष का नतीजा है और हम उनको सैल्यूट करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।